विंध्यापुर नामक एक सुंदर गांव में कुमार और निर्मला नामक पति पत्नी रहते थे। कुमार सब्जियों को उगा के उन्हें बेचता था। उसी गांव के सरहदों में एक बड़े से पेड़ पर एक भयानक भूत रहती थी। उस भूत को साइकिल बहुत पसंद होने के कारण रात के समय में सभी के सो जाने के बाद वो साइकिल की बेल को मारते हुए, साइकिल को चलाते हुए उस पूरे गांव का सैर करती थी। और सुबह होते ही वो भूत उस साइकिल को पेड़ के नीचे लगा के पेड़ के ऊपर जाकर सो जाती थी। ऐसे ही वो भूत हर रोज करती थी। इसी कारण उस गांव में कोई भी रात के समय में बाहर आने के लिए बहुत डर जाता था। एक दिन सुबह के समय में जब वो भूत साइकिल को नीचे लगाकर पेड़ के ऊपर जाकर सोने लगती है, तो कुमार उसकी सब्जियां लेके उसी तरफ से चलते हुए वापस घर जाता है और रास्ते में उस पेड़ के नीचे एक साइकिल को देखता है। अरे, ये साइकिल किसका है? यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसे वो चारों ओर देखता है, पर कोई ना दिखाने देने पर वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये साइकिल दिखने में बहुत अच्छा है और क्योंकि इसके आसपास कोई नहीं है, मैं इसे ले भी जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इतना ही नहीं, अब से मुझे सब्जी बेचने के लिए दूर दूर तक चल के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी साइकिल पे मैं अपनी सब्जियों को ले जाके उन्हें आसानी से बेच दूंगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी उस साइकिल को चलाते हुए उसके घर जाता है। इतने में सोते हुए भूत जाग जाती है और उसकी साइकिल को पेड़ के नीचे ना देख वो हैरान रह जाती है। अरे, इसी पेड़ के नीचे तो रखा था मैंने साइकिल को, अब तो यहाँ नहीं है। शायद कोई मेरे सोते समय में इस साइकिल को चुरा ले गया। कुछ भी करके मुझे जानना ही होगा कि मेरे साइकिल को कौन ले गया। और वो भूत उस गांव में जाकर उसकी साइकिल के लिए ढूंढने लगती है। इतने में उसे एक आदमी उसकी साइकिल को पकड़े हुए दिखता है। निर्मला, निर्मला जी आई। निर्मला, आज मैं सब्जियों को बेच के जब घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये साइकिल मिला। देखो ये साइकिल कितना सुंदर है। सुनिए, आपकी ये आदत कब छूटेगी? जो भी रास्ते में मिलता है बस उठा के लेके आते हैं। कम से कम इस बार आप इस साइकिल को गांव के मुखिया को देकर आ जाएंगे, बस। निर्मला, मैंने ये साइकिल किसी से नहीं चुराया और इतना ही नहीं, इस साइकिल के मामले में तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। ये मुझे मिला है तो ये मेरा ही होगा। ये कह के वो घर के अंदर चला जाता है। मेरी मनपसंद साइकिल को चुराने की इस आदमी की इतनी हिम्मत, और इतना ही नहीं, उसको उसकी गलती का एहसास होकर भी कह रहा है कि ये साइकिल उसका है। इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये फैसला करके वो भूत उसी के घर के पास रहने लगती है। अगली सुबह वो नींद से जागकर सब्जियां बेचने के लिए सब्जियों की टोकरी को साइकिल पे लगा के उस साइकिल को चलाते हुए जाते रहता है। इसने मेरी साइकिल को कैसे ले लिया? इसको चलाते वक्त ही मैं ऐसे डराऊंगी कि वो साइकिल को कभी छुएगा भी नहीं। उस भूत के उसको घूरने के कारण वो अचानक साइकिल के साथ हवा में तैरने लगता है। जमीन से ऊपर उठते हुए और सभी को छोटे बनते हुए देख कुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। हाँ, ये क्या? मैं तो हवा में तैर रहा हूँ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुन जमीन पे चलते हुए सभी ऊपर की ओर देखते हैं और हवा में तैरते एक साइकिल और उस पे एक आदमी को देख वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वो देखो, एक आदमी हवा में साइकिल के साथ उड़ रहा है। लगता है कि वो कोई जादुई साइकिल है। अगर जादुई साइकिल है तो वो आदमी बचाने के लिए क्यों कह रहा है? अरे हाँ हाँ, ये सच है, चलो चलो उसे बचाते हैं। ये फैसला करके गांव के सारे लोग उसी साइकिल का पीछा करते हैं। गांव वालों को साइकिल का पीछा करते हुए देख भूत उस साइकिल को वापस जमीन पे डाल देती है और तुरंत एक झटके में कुमार उस साइकिल से नीचे उतर जाता है। अरे वाह कुमार, तुम्हारा तो जादुई साइकिल है यार। कहाँ खरीदा तुमने ये साइकिल? ये तो हवा में तैरती है।
सभी के ऐसे पूछने के बावजूद कुमार कोई जवाब नहीं देता है और बस चुपचाप खड़े रहता है। कुमार, मुझे तुम्हारा साइकिल बहुत अच्छा लगा है, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे साथ पीछे मैं भी बैठूंगा। नहीं, तुम दोनों इस साइकिल पे मत बैठो, इसे मत चलाओ। कुमार के चेतावनी देने के बावजूद नरेश और उसका दोस्त पीछे मौजूद सब्जी के टोकरी को निकाल के वहां से चलाने लगते हैं। तो अब इनको भी सबक सिखाना होगा। और वापस जब वो भूत उस साइकिल को घूरने लगती है तो वो साइकिल हवा में उड़ने लगता है। पर हवा में उड़ते इस साइकिल को देख नरेश और उसका दोस्त बहुत खुश होते हैं और तुरंत वो साइकिल ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करते रहता है। और ये देख वो दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे, ये साइकिल क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? पता नहीं यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही ऊपर नीचे होगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। हमें साइकिल को जोर से पकड़ना होगा, कस के पकड़ो साइकिल को। ये सोचकर वो दोनों साइकिल को कस कर पकड़ते हैं। बचाओ, हमें बचाओ, ये साइकिल तो ऊपर नीचे हो रहा है, लगता है कि हम गिर जाएंगे। ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हैं। नीचे मौजूद गांव वाले ये सब को देखकर बहुत डरने लगते हैं और उस साइकिल को ऊपर नीचे होते हुए देख उसके पीछे जाते हैं। वो साइकिल ऐसे ही ऊपर नीचे होते हुए आखिरकार उस गांव के सरहदों में रहे उस पेड़ के पास जाकर रुकती है। साइकिल के रुकते ही वो दोनों साइकिल उतर जाते हैं। हाय भगवान, शुक्र है कि हम दोनों सही सलामत है। उस आदमी के चेतावनी देने के बावजूद हमने इस साइकिल चढ़ा। हमें वो नहीं करना था। आइंदा हम इस साइकिल को कभी नहीं चढ़ेंगे। और हमें ये जानना है कि इस आदमी को ये साइकिल मिला कहाँ। नरेश की ये बात वही मौजूद गांव के मुखिया सुनते हैं। कुमार, तुम्हें ये साइकिल कहाँ मिला है? सच सच बोलो, ये साइकिल हवा में क्यों उड़ रहा है? गांव के मुखिया के ऐसे पूछने पर कुम्हार उन्हें सब कुछ सच बता देता है। रात के समय में एक भयानक भूत साइकिल को चलाते हुए और बैल को मारते हुए सैर करती रहती है। शायद ये साइकिल उसी भूत का है, इसीलिए ये साइकिल हवा में उड़ रहा है और सभी को डरा रहा है। हाँ, ये साइकिल एक भयानक भूत का है। मुझे इस साइकिल को लाना ही नहीं था। इसे मैं जब से लाया हूँ एक पल का चैन भी नहीं है। आइंदा कभी ऐसे रास्ते पे मिले हुए चीजों को मैं घर नहीं लेके आऊंगा। मुझे माफ कीजिए साहब, इस साइकिल को मैं वहीं रख दूंगा जहां मुझे ये मिली है। ये कह के कुमार उस साइकिल को उसी पेड़ के नीचे लगा देता है। वहीं से गुजर रहे एक साधु जब इन सबको एक जगह इकट्ठे देखते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं। तुम लोगों को उस भूत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और उस साइकिल को भी यहाँ से ले जा सकते हो। साधु की इन बातों को सुन के भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनके पास जाती है। तुम होते कौन हो मेरे साइकिल के बारे में बात करने वाले? तब वो साधु उनकी शक्तियों से उस भूत को एक पेड़ के रूप में बदल देते हैं। भूत को पेड़ के रूप में बदलते हुए देख गांव वाले सारे खुश हो जाते हैं और तब से आराम से जीने लगते हैं। एक लंबे समय पहले रामापुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में सावित्री नामक एक औरत एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन वो कभी उसके घर से बाहर नहीं आती थी। इसीलिए उस गांव के लोग सोचते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता है। एक दिन रविंद्रा नामक एक आदमी उस घर के सामने से गुजर रहा था। अब तक तो इस घर में मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। सब सोचते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन सच जाने के लिए मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। ये फैसला करके वो अंदर जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो सावित्री उसके सामने आती है। तब वो उस आदमी को देख जोर से चिल्लाती है, बाप रे, भूत भूत, और वहां से भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तो उसके पैर को पीछे की तरफ मुड़े हुए देख रविंद्रा दंग रह जाता है। डरते हुए वो भी वहां से भाग जाता है। सावित्री भागते हुए अचानक पीछे मुड़ती है। तब उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता है। हाँ,
अभी तो मैंने किसी को घर में देखा था, इतने में वो कहाँ गया? क्या वो सब मेरा वहम था? उफ, उस भूतिया घर से बाहर सही सलामत आ गया मैं। अब से मैं वहां नहीं जाऊंगा बाबा। ये सोच के वो वहां से चले जाता है। उस गांव के बगल में ही एक भयानक घना जंगल था, लेकिन उस जंगल के जानवर गांव में नहीं आते थे, इसीलिए गांव वाले बहुत आराम से बिना कोई डर के बेफिक्र जीते थे और ज्यादातर उनके गन्ने के खेत थे। एक दिन उस जंगल के हाथी के झुंड को जंगल में कोई आहार ना मिलने पर वो गांव वालों के खेत में गन्ने खाने आते हैं। गन्ना बहुत मीठा होने के कारण वो हर रोज वही आना शुरू कर देते हैं। उसी झुंड में एक हाथी गर्भवती थी। वो कभी उसके झुंड के साथ गांव नहीं जाती थी, क्योंकि उसे गांव वालों के खेत को नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो कुछ खाए बिना जंगल में ही रहती थी। एक दिन वीरैया और रामैया नामक दो आदमी सावित्री के घर के सामने खड़े होके बात कर रहे थे। अरे रामैया, कुछ दिनों से हमारे गन्ने के खेत को हाथी का झुंड खराब कर रहा है। हाँ, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे खेत सारे बिगड़ जाएंगे, इसीलिए हम उन हाथियों के झुंड को हमारे खेतों से दूर रखने के लिए तरकीब सोचना होगा। और ऐसे वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, सुबह के समय में ही वो झुंड खेत की ओर निकलती है, इसीलिए हम जंगल से खेत जाने वाले रास्ते में एक बम लगा देंगे और उसके ऊपर घास डाल देंगे ताकि उनको ना दिखे। पक्का उनमें से एक हाथी उस पर पैर रखेगा। हाँ, ये सही है। तब वो उस बम की आवाज से डरकर वो झुंड कभी वापस नहीं आएगा। और ये फैसला करके वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके घर के सामने ही ये दोनों बात करने की वजह से सावित्री सब कुछ सुन लेती है। उनके खेत को बचाने के चक्कर में ये लोग इतना भी नहीं सोच रहे हैं कि वो एक मासूम जानवर को चोट पहुंचा रहे हैं। जानवर के प्राण भी तो प्राण ही है। हे भगवान, तुझे ही उन मासूम जानवरों को इन लोगों से बचाना होगा। और ऐसे सोचकर वो उसका काम करने लगती। अगले दिन वो दो आदमी उनके विचार के मुताबिक ही जंगल से खेत जाने वाले रास्ते में एक बम लगाकर उसे हाथियों से छिपाने के लिए उस पे घास डालकर वही एक पेड़ के पीछे छिपकर उस झुंड के आने का इंतजार करते हैं। इतने में हर रोज की तरह हाथियों का झुंड उनके आहार के लिए खेत की ओर बढ़ने लगती है और ये सब वो गर्भवती हाथी देखती है। मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी भूख के कारण पछता रहा है। कम से कम उसके लिए मुझे उस झुंड के साथ गांव की ओर जाकर खाना होगा। ये फैसला करके वो उस झुंड के साथ गांव की ओर बढ़ती है। उस रास्ते में जाते हुए भूख के मारे जब उसे कुछ ही दूर में गन्ने का खेत दिखाई देता है तो वो और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है। तब अचानक वो रास्ते में उस बम पे पैर डालती है और जब उसका पैर निकालती है तो वो बम विस्फोट होता है और वो आवाज सुनकर बाकी हाथी सारे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। गर्भवती हाथी उस बम के जहरीले पदार्थ के कारण बुरी तरह से घायल हो जाती है और वहां से ज्यादा दूर नहीं चल पाती। भगवान, लगता है कि मेरे साथ ही इस धरती पे बिना जन्मे ही मेरा बच्चा भी मरने वाला है। मुझे नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे को तो बचाओ। ऐसे सोचते हुए दुख में वो हाथी कहीं ना जा पाने के कारण वही जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर घूमती रहती है। लगता है कि वो हाथी बहुत दर्द में है और शायद गर्भवती भी है। अब उसके साथ साथ वो बच्चा भी मर जाएगा। उस पाप का हम ही वजह होंगे। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे दोनों बहुत दुखी होते हैं। इतने में उस हाथी के दर्द भरी चीखें सुनकर सारा गांव बाहर आता है और उस हाथी के पास जाते हैं। कहीं से हाथी की चीखें सुनाई दे रहे हैं। कहीं उन दोनों आदमियों ने उसे चोट तो नहीं पहुंचाया? सावित्री भी भागते हुए सबके साथ हाथी के पास जाती है। बेचारी हाथी गर्भवती है, इस तरह दर्द से पछता रही है और यहाँ का एक भी इंसान उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। देखिए,
लगता है कि वो हाथी गर्भवती है। अगर वो मर गई तो पाप हमें ही लगेगा, इसीलिए हमें उसे बचाना होगा। ये कह के वो उस हाथी के पास जाती है और उसके साथ ही दो और आदमी सावित्री के पीछे चलते हैं उसकी मदद करने। अरे वो कौन है जो सबसे पहले चल रही है? मैंने तो उसे हमारे गांव में कभी नहीं देखा। ऐसे सोचते हुए उसकी ओर देखती है, पर उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए देख वो हैरान हो जाती है। बाप रे, भूत! ये तो भूत है! ऐसे वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती रहती है। हाँ, सारे गांव वाले तो यही है, तो फिर भूत कहाँ है? अरे वही जो सबसे पहले चल के जा रही है, उसके पैर तो देखो, पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। उस औरत के जोर से चिल्लाने पर सावित्री रुक के पीछे मुड़कर गांव वालों को देखती है और सोचती है, क्यों ये सभी मुझे देखकर भूत कह रहे हैं, और ये भी कि मेरे पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। और तब वो उसकी पैर देखती है, उन्हें पीछे की तरफ मुड़े हुए देख चौंक जाती है। इसका मतलब ये है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरी इच्छाओं का पूरा होने से पहले ही मैं मर गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं मर गई। ऐसे सोचते हुए दुखी होती है। इतने में वो गर्भवती हाथी कमजोर होके थकान और दर्द के कारण नीचे गिरकर मर जाती है। ये देख वो भूत बहुत दुखी होती है। उस हाथी के साथ ही उसका बच्चा भी अब मर गया है। ये कैसा नाइंसाफी है। हे भगवान, मुझे मेरी इच्छाओं के पूरे होने से पहले ही मार दिया तूने, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं मर गई। पर मुझे ऐसे भूत की तरह नहीं भटकना है। मेरे बदले अगर तुमने इस हाथी को और उसके बच्चे को बचाया तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और ये मांगते ही ऊपर से देवता तथास्तु कहते हैं, और तुरंत ही वो हाथी और उसका बच्चा जिंदा होकर उनकी आंखें खोलकर वापस उठ जाते हैं। ये देख भूत बहुत खुश होती है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। उस भूत को वहां से जाते हुए देख सारे गांव वाले उस हाथी के पास जाते हैं। गांव वालों को उनकी गलती का एहसास होता है और वो उस हाथी के पास जाकर उसे खिलाते हुए उसकी देखभाल करते हैं और सभी खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में रविंद्रा सावित्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके सतीश नामक एक बेटा भी था। वो उसके बाइक पे पड़ोसी गांव जाकर नौकरी करते हुए उसके माँ बाप का अच्छा देखभाल करता था। एक दिन जब वो नौकरी से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर लड़की खड़ी हुई नजर आती है। गाड़ी रोकिए, रोकिए। और वो उस लड़की के पास जाकर गाड़ी रोकता है। मैंने अपने भैया के साथ लड़के उनकी गाड़ी से उतर गई। क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? ठीक है, गाड़ी चढ़िए, आपको मैं छोड़ देता हूँ। उसके ऐसे कहने पर वो उसकी गाड़ी पे बैठ जाती है और उसके बाद जब वो गाड़ी चलाने लगा तो वो एक सुंदर लड़की अचानक एक भयानक भूत में बदल जाती है और उसका गला जोर से पकड़ लेती है। हैरान होकर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ एक डरावनी भूत दिखाई देती है। बाप रे, मेरी गाड़ी पे एक भयानक भूत बैठी है। गाड़ी को तेजी से चलाओ, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस भूत के ऐसे धमकाने पर वो डर के मारे कांपते हुए गाड़ी को उसके इच्छा के अनुसार तेजी से चलाता है और तब वो भूत बहुत खुश हो जाती है। हा हा, इतनी तेज गाड़ी पे सैर करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जब वो चलाते हुए बहुत दूर जाते हैं तब वो भूत अचानक वहां से गायब हो जाती है। भूत को उसके पीछे ना होते हुए देख वो उसकी गाड़ी को रोक देता है। हाय भगवान, लाख लाख शुक्र है कि वो भूत मुझे कुछ किए बिना गायब हो गए। और ये सोच के खुश होकर वो वहां से खुशी से उसके घर वापस लौटता है। ऐसे वो भूत हर रोज एक सुंदर लड़की की तरह रूप बदलकर रास्ते में गाड़ी पे जा रहे लोगों के पीछे बैठकर उन्हें तेजी से चलाने के लिए धमकाती थी। एक दिन जब वो भूत सुंदर लड़की के रूप में बदलकर रोड पे खड़ी थी तो पंकज नामक एक आदमी अपनी गाड़ी को चलाते हुए
रोड के बगल में एक लड़की को खड़े हुए देखता है। रोकिए, गाड़ी रोकिए। और वो भी उस लड़की के पास गाड़ी रोकता है। कौन है आप? यहाँ अकेले क्यों खड़ी है? मैं अपनी भैया के साथ हर रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ, लेकिन आज मैं उसके साथ लड़के गाड़ी बीच रास्ते में उतर गई। क्या आप मुझे मेरे घर के पास छोड़ देंगे? ठीक है, गाड़ी चढ़िए। ये लड़की बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे इसका नाम जानना होगा। और जब वो लड़की उसके गाड़ी पे बैठती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अभी वो लड़की भूत में बदल जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजाता है। आप बहुत सुंदर है जी। ऐसे वो उस लड़की से बात करते रहता है जब उस रास्ते में जाते हुए एक आदमी को पंकज के पीछे बैठी हुई भूत दिखाई देती है। बाप रे, ये तो भूत है। ये आदमी एक भूत को उसके पीछे बिठा के क्यों जा रहा है? क्या उसको पता भी है कि उसके पीछे भूत बैठी है? ये सोचकर वो उस आदमी का पीछा करते रहता है। सुनिए, आपके पीछे एक भयानक भूत बैठी है। हाँ, मेरे पीछे बैठी सुंदर औरत को वो आदमी भूत क्यों कह रहा है? शायद वो इसीलिए झूठ बोल रहा है ताकि वो इस लड़की को उसकी गाड़ी पे बिठा सके। अगर मेरे गाड़ी पे भूत भी है तो मुझे कोई डर नहीं है। आपको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, आपके पीछे एक डरावनी भूत बैठी है। पंकज उस आदमी की बातों पे यकीन न करने के कारण और उस भूत को देखकर डर लगने के कारण वो आदमी वहीं से चले जाता है। कुछ देर बाद अविनाश नामक एक आदमी उसी तरफ उसकी गाड़ी पे जा रहा था और उसे पंकज के पीछे बैठी वो भूत दिखाई देती है। बाप रे, वो तो भूत है। मुझे जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा। अरे, और ये क्या? इस आदमी ने एक चुड़ैल को पीछे बैठाया। शायद उसे पता भी नहीं है कि उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी है। बेचारा तो खतरे में है। अगर उसे नहीं बताऊंगा तो उसे कुछ कर देगी। हाँ, इसलिए मुझे उसे बताना ही होगा। सुनिए, आपकी गाड़ी के पीछे एक भयानक भूत बैठी है। अरे, सभी सुंदर लड़की को भूत क्यों कह रहे हैं? आप बेवजह क्यों एक सुंदर लड़की को भूत कह रहे हैं? क्योंकि ये सच है भाई साहब, आपके पीछे एक चुड़ैल बैठी है। अगर यकीन नहीं है तो मुड़ के देख लो। उस आदमी की बातें सुनकर भूत तुरंत सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। वो आदमी उस भूत को ऐसे बदलते हुए देख हैरान हो जाता है। सच जानने के लिए मुझे पीछे मुड़ना ही होगा। और ये सोचकर जब वो मुड़ता है तो वो भूत उसी सुंदर लड़की की तरह दिखाई देती है। ये तो वही सुंदर लड़की है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और उसके बाद वो लड़की वापस भूत बन जाती है। आपके मुड़ने से पहले वो भूत लड़की के रूप में बदल गई। आप अपनी गाड़ी के आईने में से उसे देखिए। तब वो उसी आईने से जब देखता है तो उसे वहां भूत दिखाई देती है और वो देख वो दंग रह जाता है। मतलब तुम सच में एक भूत हो और मैंने किसी की बातें नहीं सुनी। पंकज के ऐसे कहने पर भूत को अविनाश के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो एक भूत दो में बदलकर एक अविनाश के पीछे और एक पंकज के पीछे बैठ जाती है। अविनाश और पंकज डर के मारे कांपते हुए गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी को ऐसे ही तेजी से चलाओ वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो उन दोनों का गला जोर से पकड़ लेती है। अविनाश उस भूत से डरते हुए गाड़ी तेजी से चलाता है, मगर पंकज गाड़ी को धीरे से चलाते रहता है। हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी? इतना हिम्मत तुम्हारा? तेजी से चलाओगे कि नहीं? तुम्हारे धमकी से डरकर मैं गाड़ी तेजी से नहीं चलाऊंगा। अगर मैं अब गाड़ी तेजी से चलाया और मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले बहुत दुखी होंगे, इसीलिए मैं इसे धीरे ही चलाऊंगा। गाड़ी को तेजी से चलाने के लिए कहना नहीं था मुझे माफ कीजिए। अगर मुझे भी उस दिन मेरे माँ बाप का ख्याल आया होता तो मैं अपने भैया को गाड़ी जोर से चलाने के लिए नहीं कहती और मेरे साथ वो भी नहीं मर जाते। ऐसे उस भूत को उसकी गलती का एहसास होता है और तुरंत उन दोनों की गाड़ी से गायब हो जाती है। भूत के गायब हो जाने के कारण पंकज और अविनाश खुशी खुशी उनके घर वापस लौट जाते हैं।
एक लंबे समय पहले विलासपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में राजेश और रवली नामक पति पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश उसके घर के बाहर एक साइकिल शॉप लगा के उसे चलाता था। वो पुराने और नए साइकिल टायर्स को अलग जगहों पे रखता था। उसी गांव में रात के समय में एक भयानक भूत घूमती थी। ऐसे ही जब वो घूम रही थी तो उसे राजेश का साइकिल दुकान नजर आता है और उसे देख वो रुक जाती है। इन साइकिल टायरों को देख कितने दिन हो गए। अपने बचपन में मैं इनके साथ बहुत खेला करती थी और मुझे ऐसे खेलना भी बहुत पसंद है। वो उन साइकिल टायरों के पास जाकर एक लेकर उसके साथ खेलते हुए वहां से चले जाती है। उस भूत को ऐसे साइकिल टायर के साथ खेलना अच्छा लगने के कारण वो हर रोज रात उसके दुकान आकर एक टायर लेकर वहां से चले जाती थी। एक दिन राजेश एक नए टायर को लगाने के लिए टायर्स को रखे हुए जगह पे जाता है। वहां उसे सिर्फ 2 नए टायर दिखने पर चौंक जाता है। अरे, यहाँ तो बहुत सारे नए टायर्स थे, लेकिन अब तो 2 ही है। ऐसे सोचते हुए ही वो उनमें से एक टायर लेके साइकिल में लगाता है। रात के समय में क्या किसी ने उन टायरों को चोरी किया होगा? ये सोचते हुए जब वो पुराने टायर्स रखे हुए जगह को जाता है तो देखता है कि वहां भी सब गायब है। अरे, यहाँ तो मेरे बहुत सारे पुराने टायर्स थे, लेकिन अब तो एक भी नहीं दिख रहा। शायद मेरी पत्नी ने उन्हें बेच दिया होगा। उसकी पत्नी के पास जाकर पूछता है, रवली, क्या तुमने उन पुराने टायर्स को बेच दिया? नहीं तो, क्यों जी? कुछ नहीं, वहां रखे हुए टायर्स मुझे नहीं दिख रहे, तो इसलिए। ये कह के वहां से बाहर जाकर अपना काम शुरू करता है। आज रात को ही मुझे पता करना होगा कि टायर्स को कौन लेके जा रहा है। और उसके फैसले के अनुसार ही वो सारी रात सोए बिना खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए रहता है। सभी के सोने के बाद एक भयानक दिखने वाली भूत का वहां आके एक साइकिल टायर को लेके खेलते हुए वहां से चले जाना देख वो दंग रह जाता है। बाप रे, भूत भूत! राजेश के ऐसे जोर से चिल्लाने पर उसकी बीवी डर के मारे जाग उठती है। क्या हुआ जी? क्यों ऐसे जोर से चिल्ला रहे हो? रवली, मैंने एक भयानक भूत को देखा है और इतने दिन हमारे टायर्स को भी वही लेकर जा रही थी। मुझे डर लग रहा है कि वो हमें कुछ कर भी देगी। क्या आपने भूत को देखा? भूत को आपके टायरों से भला क्या काम होगा जी? आप भी ना, आजकल भूत प्रेत में कौन विश्वास करता है? चुपचाप सो जाइए। उसके बीवी के ऐसे कहने पर वो कुछ कहे बिना सोने जाता है। सुबह होने के बहुत देर बाद भी वो डर के कारण उसका दुकान नहीं खोलता है। हर रोज की तरह ही उस रात भी वो भूत टायर के लिए राजेश की दुकान आती है, पर वहाँ एक भी टायर ना दिखने पर उसे गुस्सा आता है और वो राजेश के घर का दरवाजा जोर से खड़खड़ाती है। उस जोर से आवाज के कारण रवली उठ के दरवाजा खोलती है। उसके आंखों के सामने एक भयानक भूत को देख वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है और उसके पति के पास भाग चलती है। रवली की चीखें सुन के राजेश भी नींद से जागता है। रुको, मुझे देख डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर वो रुक जाती है। मुझे टायर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ टायर नहीं है और मैं उसके बावजूद तुम लोगों को कुछ नहीं कर रही हूँ। पर जब मैं कल लौट के आऊंगी तो मुझे यहाँ टायर्स दिखने चाहिए, वरना कल तो मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वहां से गायब हो जाती है। अगर आप कल के लिए टायर्स लेके नहीं आए तो उस भूत ने साफ साफ कह दिया कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। कुछ भी करके कल आप टायर्स लेके आइएगा। कल तो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया और आज उस भूत को देखने के बाद कह रही हो कि टायर लेके आओ। उस रात वो दोनों पति पत्नी डर के मारे सो नहीं पाते हैं और सुबह होते ही राजेश सबसे पहले टायर को खरीद के उनके दुकान में लगाता है।
अगर मैं किसी को बताऊंगा भी कि एक भयानक भूत मेरे दुकान साइकिल टायर के लिए आ रही है, तो मेरी बीवी की ही तरह कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मेरा चुप रहना ही बेहतर होगा। और किसी को कहे बिना वो चुपचाप अपना काम करता है। उस रात को भी वो भूत उसके दुकान आती है। डर के मारे उसने मेरा कहा मान ही लिया। उस भूत को वहां के टायर में से एक लेके खेलते हुए चले जाना पति पत्नी खिड़की से देखते हैं। ऐसे ही राजेश जब भी टायर खत्म हो जाते हैं तो उस भूत के लिए नए टायर्स खरीद के लाता था। और ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। रवली, इस भूत के चक्कर में हमारे पास पैसे ना होने के बावजूद हमें उधार लेके टायर को खरीदने की जरूरत पड़ रही है। अगर ये भूत ही नहीं होता तो हमारे पास पैसे ऐसे बेवजह खर्च नहीं होते। हाँ जी, ये तो सही है। उस भूत से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ करना ही होगा, वरना ऐसे टायर खरीदने में ही हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे वो दोनों उस भूत को भगाने के उपाय सोचते रहते हैं। हाँ, हमारे गांव की सरहदों में एक भूत भगाने वाले तांत्रिक है। मैं उनके पास जाकर ये सब समझाऊंगा, वही शायद इसका हल ढूंढ पाएंगे। और ये फैसला करके वो उस तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाकर उसके घर ले आता है। उस रात को जब वो भूत टायर लेने राजेश के दुकान आती है, तब वो पति पत्नी और तांत्रिक तीनों उसे देखते हैं और उसके पास जाते हैं। जब उस भूत को तांत्रिक दिखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो राजेश का गला पकड़ लेती है। मैंने तुम लोगों को छुआ भी नहीं और तुमने मुझे कैद करने इस तांत्रिक को यहाँ बुलाया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम उन दोनों को कुछ नहीं कर सकोगी। और तुरंत वो तांत्रिक उसकी शक्ति के सहारे भूत को एक बोतल में कैद कर देता है। हाँ, आज से हमें वो भूत का मुसीबत नहीं होगा। अब हम चैन से रह पाएंगे। हाँ, ये तो सही है। तब से वो दोनों पति पत्नी उस भूत से छुटकारा पाकर मेहनत से काम करते हुए खुशी से जीते हैं।